ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी CS 305 को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं जैसे AL 305 साइबर सिक्योरिटी AIDS, जितने लोग अभी AL 305 से स्टार्ट होता है फिर CY 305 है, मतलब कंप्यूटर साइंस कोर को छोड़ के बाकी सबके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, जिनका भी CS 305 कोड है उनके लिए दूसरी वीडियो है OPM के लिए, एंड जिनका भी CS 305 छोड़ के AL 305 है CY है या फिर समथिंग जो भी है वो सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेबस चेक किया वो दोनों थोड़ा थोड़ा अलग हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें यूनिट वाइज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, प्लस सबके एक्सप्लेनेशंस डेफिनेशंस सब कुछ दे दूंगा। बस यहाँ से कॉपी करने जाके एग्जाम में पेस्ट कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसके इंट्रोडक्शन को देना है। ठीक है, OP होता क्या है बेसिकली उसके बारे में पूरा बताना है, एंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि मान लो तुम किसी कार के ऊपर कोडिंग कर रहे हो। ठीक है, किसी प्रोग्राम को आप लिख रहे हो जो स्पेशली बेस्ड है ओनली किसी कार के ऊपर, या फिर तुमने किसी प्रोग्राम को लिखा जो स्पेशली बेस्ड है ओनली किसी बाइक के ऊपर, उसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है, उसमें उसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, या फिर कोई तुमने प्रोग्राम लिखा जो स्पेशली ओरिएंटेड है ओनली वॉशिंग मशीन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये किसी एक ऑब्जेक्ट पे ओरिएंटेड रहना बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड क्लास क्या होता है OP में, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको कम से कम 100 से 150 बार क्लास देखने को मिलेगा। क्लास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, जैसे किसी भी घर को बनाने से पहले उसका पहले नक्शा बनता है, उस वो घर दिखेगा कैसा। किसी भी कार को बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनता है, ब्लूप्रिंट कि हाँ ये कार ऐसा दिखने वाला है, उसके बाद उस पर काम होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट क्लास कहलाता है। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है। उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यूनिट 1 में डिस्क्राइब वेरियस कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं OPM में, सारे क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद सबके आंसर्स बताऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन 2 की बात करें, डिस्कस एंड कंपेयर रन टाइम एंड कंपाइल पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन 3 की बात करें, हाउ डज OP डिफर फ्रॉम लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से अच्छा क्यों है। ठीक है, वो बताना है, उसके फीचर्स बताने हैं। 4 की बात करें, अंडरस्टैंड बाय OP मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन लिखना और कुछ नहीं। 5th की बात करें, मेन फीचर्स ऑफ OP एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या फ़ायदे और नुकसान है इसके। यूनिट 2 की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। क्वेश्चन 2 की बात करें, उसमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देन क्वेश्चन 3 की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड डिसकंस्ट्रक्शन क्या होता है OP में। 4th की बात करें, स्टेट बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5th की बात करें, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। यूनिट 3 में है तो यूनिट 3 में सबसे पहला इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है इनहेरिटेंस में। तीसरा एसोसिएशन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन, एक और पार्ट जो कि इसमें नहीं है जो कि वो पढ़ा दूंगा आगे। एसोसिएशन एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन 4 की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। क्वेश्चन 5 की बात करें, डिमॉन्स्ट्रेट क्या होता है इनहेरिटेंस में। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 में है सबसे पहला क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। क्वेश्चन 2 की बात करें, डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। थर्ड की बात करें, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, ये दोनों पूछता है। फोर्थ की बात करें, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एंड फिफ्थ में फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एरे इंडेक्स क्या होता है। तीसरा मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। चौथा मैसेज पासिंग क्या होता है OP में। एंड पांचवा ATM और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग OOP। ये हो गए पांचों यूनिट्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी सबके आंसर समझा दे रहा हूँ, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि बहुत इजी से पार्ट्स हैं। OP पूरा पूरा थ्योरी है तो इसमें इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को। जितना ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो इसको बस पढ़ना है। जो मैं तुमको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा ना उसको स्क्रीनशॉट लेना रोक के, या फिर जैसे भी तुमको कन्वीनियंस लगे, इसको बस पूरा पढ़ना है। ठीक है, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी मैं एक एक करके समझा ही दूंगा, और यहाँ से कॉपी करके एग्जाम में लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें जितने मैंने टॉपिक्स बताए इतना टॉपिक अगर कोई कर लेगा तो उसके 70 आउट ऑफ 70 100% आएंगे। देखो क्या है ना कि मैंने कई बार देखा हुआ है कि जो बहुत सारे कुछ जूनियर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में भी, AIML में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, कि बोलते हैं कि भैया आपने जो बताया था वो आया नहीं था। अब वही बात है ना कि लाइक आई कैन प्रूव, मैं 1 सेकंड में पेपर लूँगा एंड अपने जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे उससे मैं कंपेयर करके तुरंत प्रूव कर दूंगा कि कितने क्वेश्चंस मैंने बताए थे, कितने आए थे कितने नहीं आए थे, एंड तुमने खुद से कितना पढ़ा था, तो 1 सेकंड में प्रूव कर दूंगा। लेकिन
वो लगता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम वाइल प्रूविंग, कि मैं क्यों ही प्रूव करूँ। तो आई होप यू डू वेल इन योर लाइफ। जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ उतने कर लेना, 100% कन्फर्म तुम 70 आउट ऑफ 70 कर सकते हो। इतना कर लोगे तो अब इससे ज़्यादा गारंटी कोई नहीं देगा तुमको। सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस पे आते हैं। यूनिट 1 में क्वेश्चन 1 की कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस देखो। सबसे ऊपर डेफिनेशन है, नीचे पॉइंट्स है। इनको कंट्रोल स्टेटमेंट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आप एक कोड लिख रहे हो, या फिर इसका एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कोड लिखोगे तो उसमें इफ़ एल्स यूज़ करते हो। इफ़ एल्स अगर किसी को समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको समझ में पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दे रहा हूँ। कभी कभी हम लोग RGPV में लॉगिन करते हैं या फिर पासवर्ड चेंज करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि पासवर्ड नॉर्मल नहीं होना चाहिए, पासवर्ड मिक्स होना चाहिए, पासवर्ड में अपर केस होना चाहिए, पासवर्ड में लोअर केस होना चाहिए, पासवर्ड में नंबर्स भी होने चाहिए, पासवर्ड में कैपिटल लेटर होना चाहिए, पासवर्ड में स्मॉल लेटर होना चाहिए। नॉर्मल पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है RGPV। तो आप जब भी पासवर्ड चेंज करोगे आपको एक हाई मतलब हार्ड पासवर्ड बनाना पड़ता है, बहुत ही सब मिक्स करके। तो इसको बोलते हैं कि कोड के अंदर डिसीजन मेकिंग आ गया कि अगर इतने पैरामीटर सेटिस्फाई होंगे तभी पासवर्ड सही होगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे आता है, कंट्रोल स्टेटमेंट से। उसके बाद क्वेश्चन 2 की बात करें, कंपाइल एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि किसी कार के अंदर एक बटन होता है स्टार्ट, जिससे कार स्टार्ट होगी। किसी वॉशिंग मशीन के अंदर भी स्टार्ट करने के लिए एक बटन होता है, एंड किसी बाइक के अंदर भी स्टार्ट करने के लिए एक बटन होता है। तो स्टार्ट जो बटन है वो हर तरफ सेम है, लेकिन सबके बिहेवियर्स अलग हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सब अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन बटन तो सेम है स्टार्ट। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कि अलग अलग फील्ड में होते हैं लेकिन जो उनका बिहेवियर होता है वो सेम रहता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपाइल एंड रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो, कंपाइल टाइम अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जब भी हम लोग कोड को रन करते हैं तो कोड रन करते टाइम वो 2-3 सेकेंड प्रोसेस करता है, उसके बाद रन होता है, तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। एंड रन टाइम एरर की कोड को रन करने के बाद लाइक बीच में कोई एरर आ गया, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कोड क्रैश हो गया, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम लाइक बीच में चेंज हो जाएगा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लो तुम अपने HOD से बात करने जा रहे हो, ठीक है। तुम पहले खुद को प्रिपेयर करोगे, तुम पहले खुद को मेंटेन करोगे कि तुम बोलने क्या वाले हो, उसके बाद तुम बोलने जाओगे। तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम, कि तुमने खुद को पहले प्रोसेस किया फिर तुम सामने बोलने गए। देन अगर बीच में तुमको गुस्सा आ गया, जबकि HOD पे गुस्सा आना नहीं चाहिए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीच में तुमको गुस्सा आ गया, फिर तुम्हारा मूड चेंज हो गया, तो तुमने अपने बोलने का टोन सब कुछ चेंज कर लिया, उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि बीच में तुम चेंज हो गए। तो आई होप यू गेट इट। उसके बाद अब थोड़ा जल्दी बता दूंगा वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 3 की बात करें, OP वर्सेस प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेटर क्यों है नॉर्मल प्रोग्रामिंग से, उसी के बारे में लिखना, उसके डेफिनेशंस देख लेना। लाइक OP के अंदर इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, सब समझाऊंगा आगे। 4th वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनमें इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, मैसेज पासिंग होता है, डेटा हाइडिंग होता है। सब आगे समझा दे रहा हूँ, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। फीचर्स ऑफ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ऊपर वाला पार्ट है उसी के बारे में बस दूसरा क्वेश्चन आगे लिख दिया है। एंड ऐसे ही घुमा घुमा क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके डेफिनेशंस देख लेना कौन कौन से फीचर्स है इसके। उसके बाद लाइक इसमें डेटा सेफ रहता है, क्लास के अंदर डेटा प्रोटेक्टेड रहता है। एक क्लास में अगर आप डेटा बना रहे हो तो दूसरे क्लास में डेटा एक्सेस नहीं होता है जल्दी। एंड एक्सेस कब होता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, वो आगे बताऊंगा। क्वेश्चन 6 की बात करें, यूनिट 2 में, यूनिट 1 खत्म, यूनिट 2 में क्वेश्चन 6 की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना, कि कितना डेटा यूज़र को दिखाना है, कितना डेटा नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल जब भी आप ATM में जाते हो तो आप उसमें से पैसे निकालते हो, तो आपने मान लो 10,000 अमाउंट डाला एंड 10,000 काउंट हो गया, आपके अकाउंट से 10,000 माइनस हो गया एंड यहाँ से कैश निकल गया। तो ये सारा प्रोसेस कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ, आपका पिन सही है कि नहीं है, आप सही इंसान हो, इंसान से तो कोई मतलब नहीं है, पिन तो सही होना चाहिए बस। तो आपका पिन सही है कि नहीं है, देन आपके अकाउंट में पैसे है भी कि नहीं, देन कितना पैसा काटना है, कितना उसमें अपडेट करना है, ये सब चीज़ें ATM 1 सेकेंड में कर लेता है। एंड ये सब प्रोसेस आपको नहीं दिखती है, आपको बस दिखता है प्रोसेसिंग, और आप बस पैसे निकालते हो, आपको मतलब नहीं है कि पैसे कैसे निकल रहे हैं, आप बस पिन डाल रहे हो पैसे निकल रहे हैं। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, की डेटा एब्स्ट्रैक्ट करना, एग्जैक्टली जितना इन्फॉर्मेशन दिखाना है बस उतना दिखाना, बाकी सब हाइड कर लेना, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एंड इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, दोनों पार्ट सेम होता है।
उसके बाद थर्ड वन इज सेवेंथ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन, डिसकंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें बहुत बार पूछता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी आप अपना लैपटॉप ओपन करते हो तो क्या होता है कि पूरी चीज़ें लाइक आपके सारे एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ एकदम रेडी फॉर्म में आ जाता है कि जब भी आप उस पर इंस्टा पे क्लिक करोगे तुरंत इंस्टा ओपन हो जाएगा, या फिर आप अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तुरंत व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। वो बहुत सारा टाइम नहीं लेगा लाइक प्रोसेस करने में। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, कि आप जब फ़ोन ओपन करोगे तो सारे एप्लीकेशंस को रेडी स्टेट में ला देना कि तुरंत अगर यूज़र क्लिक करे तो ओपन हो जाए। डिकंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फिर सडनली अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा या फिर आपका इंस्टाग्राम क्रैश कर जाएगा। इंस्टाग्राम बहुत ही पोलाइटली बंद हो जाएगा, उसके बाद वो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिकंस्ट्रक्टर, कि सारे एप्लीकेशंस को पोलाइटली बंद करके डिकंस्ट्रक्ट करके उसके बाद फ़ोन को बंद कर देना। एंड जब आप फ़ोन ओपन करते हो तो आपको हर बार इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं करना पड़ता प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। आप एक बार डाउनलोड कर चुके हो, उसके बाद वो हमेशा आपके फ़ोन में रहता है, आपको बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, कि सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करके रेडी फॉर्म में ला देना, ठीक है। उसके बाद 8th वन वही है, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस बताना है बस, जो मैंने अभी समझाया। 9th वन इज ऑब्जेक्ट, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कोड रन कर रहे हो, तो कोड जब आप रन कर रहे हो, एक्चुअल जब कोड रनिंग स्टेट में है, लाइक कोड वो जब रन हो रहा है 4-5 सेकंड ले रहा है रिजल्ट दे टाइम, उसको बोलते हैं रनिंग स्टेट। एंड जब कोड को आप किसी फाइल में स्टोर कर दोगे उसको बोलेंगे स्टोर्ड स्टेट या फिर स्टॉप स्टेट। तो कोड कौन सी स्टेट में है उसको बोलेंगे कोड का स्टेट। एंड बिहेवियर क्या होता है कोड का, कि आप उस कोड को एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एडिट कर सकते हो उसमें कुछ भी, उसको बोलते हैं कोड का बिहेवियर। एंड आइडेंटिटी क्या होता है कि आप उस कोड के लिए एक स्पेसिफिक फाइल बना दोगे। आप मान लो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, जो प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी फाइल बना चुके हो अपने लैपटॉप में, आप डेफिनेटली उससे कुछ अलग बनाओगे, तो उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी एवरी कोड के लिए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। 10th वन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक्सेस मॉडिफायर्स वो होते हैं कि RGPB में, मान लो कि RGPB में आप लॉगिन करते हो, ठीक है, तो आप अपने अटेंडेंस को बस देख सकते हो कि आपका अटेंडेंस कितना है, आप उसमें अटेंडेंस अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके टीचर्स हैं वो उसमें अटेंडेंस अपडेट भी कर सकते हैं, एंड उसमें उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा अथॉरिटी है सेम वेबसाइट पे। देन जो आपका डीन है, जो आपके HOD हैं, वो आपके टीचर्स के भी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, उनके पास थोड़ी और ज़्यादा अथॉरिटी है। तो इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, कि कितने लोगों के पास क्या एक्सेस रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल दूँ तो अपना जो तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस पोर्टल होगी उस पर डेफिनेटली तुम क्या कर सकते हो, तुम बस फ़ीस पे कर सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। देन जो आपके टीचर्स होंगे उसमें वो फ़ीस मैनेज भी कर सकते हैं कि कितना किसका पे हुआ, किसका कितना नहीं हुआ। देन जो आपके HOD होंगे वो आपके टीचर्स के फ़ीस को मैनेज कर पाएंगे, उनके पास और ज़्यादा एक्सेस होगा। इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, कि सेम वेबसाइट पे सबका अलग अलग एक्सेस रहेगा, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक क्लास से डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करके लाइक दूसरे क्लास में लाना एंड वो कॉपी करना बेसिकली डेटा को। सिंपल मैं समझाऊँ तो किसी ने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि किसी एक क्लास से डेटा को इनहेरिट करके दूसरे क्लास में लाना। और अगर तुमने थोड़ा बहुत भी OP को सीखा हो तो उसमें तुमको पता होगा कि क्लास में डेटा बनता है, ठीक है, क्लास में आप कोड करोगे। एंड क्लास ये होता है कि मान लो कि एक ग्रुप ऑफ कोड, कि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने किसी कार के ऊपर कोड किया, तो आपने पूरा एक कोड किया, ठीक है। देन आपको उसी फाइल में आपको दूसरा कोड करना है, लेकिन आपको सेम कोडिंग नहीं रखनी, सेम क्लास नहीं रखना, आपको क्लास चेंज करके करना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है। आप क्या करोगे, दूसरा क्लास बनाओगे एंड नीचे एक दूसरा कोड बनाओगे जो कि ऊपर वाले कोड से कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अगर आप चाहो तो आप डेटा इनहेरिट कर सकते हो पिछले कोड से। जैसे मान लो कि आपने किसी कार के लिए पूरा एक कोड लिखा, ठीक है, 40 लाइन का कोड है, आपने पूरा लिखा। देन आप दूसरे क्लास में कुछ और उसी कार का एक एक्सटेंडेड वर्जन बना रहे हो, एक अच्छा मॉडल बना रहे हो, तो आपको पूरा कोड फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि आप पिछले वाला जो कोड है उसी से डेटा इनहेरिट करके थोड़ा बहुत अपडेट कर दोगे। उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि पिछले क्लास से डेटा को इनहेरिट करके आगे यूज़ करना एंड और अच्छा मॉडल बनाना। ChatGPT कैसे करता है, जब हम लोग प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो पहले हम लोग एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, देन अगर दूसरी बार हमको कुछ और बताना है तो हम पूरा प्रॉम्प्ट फिर से नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे ChatGPT से कि जो ऊपर हमने लिखा है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताओ, तो ये पूरा समझा देगा। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, के डेटा ऊपर से नीचे तक इनहेरिट करना। रिलेशनशिप, लाइक दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप कैसे होता है उसके डेफिनेशंस पढ़ लेना है यहाँ पे। उसके बाद एसोसिएशन, एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। एसोसिएशन क्या होता है, लाइक
जहाँ पे दो चीज़ें एसोसिएट होती हैं एक साथ, दो क्लास किसी एक पॉइंट पे जाके एसोसिएट होते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो अगर जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, जो टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी होगी, वो अपने पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी होते होंगे, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ काम करते होंगे, लेकिन उनका एक प्राइमरी काम है कि आपको क्लास में आके पढ़ाना। एंड आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका एक प्राइमरी काम है कि आपको आके क्लास में पढ़ना है। तो जो क्लासरूम है वहाँ पे आप दोनों एसोसिएट हो रहे हो, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट। उसके अलावा सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो इसको बोलते हैं सब अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन सब कोई एक जगह पे एसोसिएट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। ऐसे कोड्स होते हैं कि सारे क्लास एक जगह पे, सारे ऑब्जेक्ट्स एक जगह पे एसोसिएट होते हैं किसी एक पॉइंट पे, उसको बोलेंगे एसोसिएशन। एग्रीगेशन ये होता है कि किसी मतलब जो लोग एसोसिएटेड है किसी एक चीज़ से, वहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए या फिर क्लास को हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा। लाइक अगर क्लास को डिलीट कर देंगे तो ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा। इसका एग्जांपल दूँ मैं अगर, तो जैसे मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है किसी कॉलेज में, अगर कॉलेज बंद हो जाए परमानेंटली तो टीचर ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। टीचर एग्जिस्ट करता है, वो अपने दूसरे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी मान लो किसी मकान में 10 रूम्स है, ठीक है, किसी बिल्डिंग में 10 रूम्स हैं, अगर बिल्डिंग को तोड़ देंगे तो रूम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बोलते हैं कॉम्पोजिशन की, वो अगर बिल्डिंग तोड़ देंगे तो रूम्स भी खत्म हो जाएंगे, इसको बोलेंगे कॉम्पोजिशन। एंड एग्रीगेशन का मतलब कि अगर कॉलेज बंद होगा तो टीचर को कुछ नहीं होगा, या फिर अगर बिल्डिंग तोड़ देंगे तो जो मकान में रहने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। इसको बोलेंगे एग्रीगेशन, ठीक है। आई होप यू गेट इट। एक बार डेफिनेशन पढ़ना फिर समझ में आएगा। इंटरफेसेस क्या होते हैं, अब मैं 30 सेकंड में 20 सेकंड में तुमको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, एक दो बार देखोगे, 3 बार देखोगे, फिर समझ में आ जाएगा। इंटरफेसेस क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, उसके डेफिनेशंस को देख लेना, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटिंग इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का पार्ट है, ये डेफिनेशन देख लेना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो मैंने ये बताया, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन उसी का पार्ट है बस। पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको इंस्टा यूज़ करना है, इंस्टा यूज़ करते करते आपको किसी से कॉल पे बात करना है, ठीक है, एंड कॉल पे बात करते करते आप मान लो कि व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहे हो, देन आप किसी से इंस्टा पे रील्स भी यूज़ कर रहे हो, एंड किसी से कॉल पे बात भी कर रहे हो, तो अब उसके बाद आपने कैमरा भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आप सारे फंक्शंस को एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर ओवरलोडिंग। एंड ओवर राइडिंग क्या होता है कि मान लो आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड आपके फ़ोन में कुछ फीचर्स हैं, देन आपने फ़ोन को अपडेट किया तो आपके फ़ोन में कुछ डिलीट नहीं हुआ, लेकिन आपके फ़ोन में कुछ नए फीचर्स ऐड हो गए। इसको बोलते हैं ओवर राइटिंग, कि बिना कुछ चेंज किए चीज़ों को ऐड कर देना, ओवर राइट कर देना, इसको बोलते हैं ओवर राइटिंग। एंड ओवरलोडिंग मतलब बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वाइल कोडिंग, तो एक कोड के अंदर, एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारा प्लस यूज़ करते हैं, बहुत सारा माइनस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, के ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेना, बहुत ही ईजी है। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, देख सकते हो, बहुत ही ईजी सा है, फिर भी समझा दे रहा हूँ। पढ़ना बस, ठीक है, अगर कोई टॉपिक में छोड़ दे रहा हूँ तो उसको बस पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको छोड़ देता हूँ मैं, बट फिर भी समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है कि मान लो जो एक क्लास में कोई भी डेटा हम लोग बनाते हैं तो वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, बहुत ही प्राइवेट रहता है, एंड उसको कोई दूसरा क्लास ऐसे रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकता, कोई ऐसे रैंडमली उसको जाके एक्सेस नहीं कर सकता। दैट्स वाई OPM में क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड OPM का बेनिफिट ये है कि उसके अंदर डेटा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। बट कोई दूसरा क्लास, जब भी तुम कोई कोडिंग करोगे, कोई क्लास में कोई दूसरा प्रोग्राम लिखोगे, तो उसमें क्या होता है कि आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किसी भी क्लास से डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसमें से डेटा निकाल सकते हो, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हो, जबकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास के जो डेटा होते हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, एंड दूसरे क्लास से उसको एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। बट फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है उसके थ्रू आप किसी दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस कर सकते हो, उसमें जो भी डेटा है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको एक्सेस करके यहाँ पे कोड कर सकते हो दूसरे किसी फाइल में, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोड कर रहे हो, ठीक है, आपने उसमें कोई मिस्टेक की, कोई गलती की, तो ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप ब्लास्ट हो जाएगा आप उसको रन करोगे तो। क्या होगा, एक नीचे सॉफ्ट सा मैसेज आएगा कि यू आर यू डिड मिस्टेक, या फिर एरर, कुछ भी एरर आएगा, एंड आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे एरर है, आप उसको सॉल्व कर लो। तो आप उसको सॉल्व करके फिर से कोड करोगे, फिर से रन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, की
एक्सेप्शन को हैंडल करना, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना कैसे। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल दूँ तो आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो फ़ोन चार्ज करते टाइम मान लो कि आपने 80% चार्ज किया फ़ोन को एंड फ़ोन आपका बहुत हीट हो गया, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका फ़ोन हीट हो रहा है, आप उसको चार्ज से निकाल दो। इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले उसको हैंडल कर लेना, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बहुत यूज़ होता है कोडिंग में, कोड में हम लोग जितने एरर्स आते हैं ना वो सब एक्सेप्शनल हैंडलिंग के थ्रू ही आते हैं, कि कोड को पूरा डिस्ट्रॉय ना करके उसको हैंडल कर लेना एंड बता देना कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। एरे क्या होता है, एरे इंडेक्स, इसके डेफिनेशंस देख लेना। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, वही जो मैंने बोला फंक्शन ओवरलोडिंग वाला पार्ट, कि बहुत सारे थ्रेडिंग को एक साथ मैनेज करना, बहुत सारे ऑपरेशंस को एक साथ मैनेज करना, कैमरा यूज़ करना, इंस्टा यूज़ करना, कॉल पे बात करना, सब एक साथ करना, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद मैसेज पासिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैसेज पासिंग जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट है, कि एक क्लास से दूसरे क्लास में डेटा को इनहेरिट करना, उसी कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं कि मैसेज पास होता है। एंड इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो मान लो कि तुमने जोमेटो से खाना मंगाया, ठीक है, तो जोमेटो से तुमने ऑर्डर फूड किया एंड तुम खुद जाके रेस्टोरेंट में खाना नहीं बना रहे हो, तुमने बस ऑर्डर कर दिया जोमेटो को, जोमेटो ने नोटिफिकेशन भेजा रेस्टोरेंट वाले को, रेस्टोरेंट वाले ने बोला कि हाँ इतनी देर में बन जाएगा, तो रेस्टोरेंट वाले ने रिटर्न बैक मैसेज भेजा जोमेटो को, जोमेटो ने फिर से तुमको मैसेज भेजा कि हाँ इतने टाइम में आपको खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है रेस्टोरेंट से, लेकिन डायरेक्ट जोमेटो के थ्रू आप मैसेज पास कर रहे हो एंड इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ये है कि मान लो कि खाना जब भी आता है आपके जोमेटो से तो वो आपको ही मिलेगा, ना कि अगर आपके बगल में भी कोई इंसान है ना, आपके रूम के बगल में कोई इंसान है, उसने अगर ऑर्डर नहीं किया तो उसको नहीं मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। तो आपको ही कैसे मिलेगा, या फिर आपसे 2 बिल्डिंग छोड़ के कोई और इंसान है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, आपको ही मिलना चाहिए, जबकि दोनों ने सेम टाइम पे ऑर्डर किया। तो उसको बोलते हैं क्या था टॉपिक, भूल गया मैं। मैसेज पासिंग, कि मैसेज प्रॉपर पास होगा, कि जहाँ से जिसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के पास जाए ओनली। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत काम आता है ये। एंड लास्ट वन इज एटीएम एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। डेफिनेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा बस पढ़ के। ओवर हो गया, इतना ही इनफ था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फॉर साइबर सिक्योरिटी, AML, AIDS, या फिर जिन लोगों का भी कुछ CS कोर छोड़ के है, CS 305 छोड़ के जिनका भी OPM है, सबके लिए इनफ है ये 3rd सेमेस्टर में। एंड दैट वॉज इनफ। आई डोंट नो कब मिलेंगे अपन, बट डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पेपर्स ख़त्म, खुश हो जाओ, एंजॉय करो लाइफ को, अपने अपने घर जाओ सब। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। बाय, लव यू। इंस्टा फॉलो करेंगे, ठीक है।